और आज देशहित की आज हम शुरुआत करते हैं भ्रम और डर की अफवाह के खिलाफ भागवत पाठ की खबर के साथ। नफरत की दुकान पर बड़ा ताला लगा इस स्टेटमेंट से। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल गाजियाबाद में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वालों का डीएनए एक है, सबकी विरासत एक है और इसी सच्चाई के साथ सबको हिंदुत्व की विचारधारा के साथ भारत देश के लिए, भारतीयता के लिए काम करने की जरूरत है। सबका डीएनए एक। बस इतनी सी बात पर खुद को मुसलमानों का ठेकेदार, मुसलमानों का नेता, मुसलमानों का मसीहा बताने वाले, मानने वाले स्वयंभू असद ओवैसी भड़क गए। संघ प्रमुख के बयान की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए मोहन भागवत ने क्या कहा और ओवैसी कैसे भड़के। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। तो कौन से डीएनए? ये धूल झोंकने की बातें हैं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नेक नियत नहीं है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अगर जनाब मोहन भागवत इस बात को मानते लिंचिंग हो रही है तो फिर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए ना। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। अगर लिंचिंग हो रही है तो कौन है वो लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं और किसकी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए हैं? क्या वो भारत के संविधान को पढ़ के रेडिकलाइज हुए हैं या फिर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं? नेक नियत है तो करिए ना, डिसोन करिए उन लोगों को, कंडेम करिए उन तमाम को, चाहे वो काजिम को मारने वाले हों, रकबर को मारने वाले हों, जुनैद को मारने वाले हों, पीलू खान को मारने वाले हों, इखलाक को मारने वाले हों, अलीमुद्दीन को मारने वाले हों। आए दिन कोई ना कोई वाकया होता है। ये डर जो बिठाया जाता है उसके चलते और फिर से चक्का उल्टा घूमता है। उस चक्कर से बचना और बचाना ये हमको करना पड़ेगा। देखिए बयान सबको साथ लेकर चलने वाला था, सबके साथ की बात की गई थी, सबका डीएनए एक की बात की गई थी, नफरत की दुकान पर ताला लगाने वाला बयान था, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को खत्म कर देने वाला बयान था। शायद इसी वजह से हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले और दुकान चलाने वाले नेता भड़क गए, पसंद नहीं आया। देश का डीएनए क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, वो है भारतीयता, इंडियननेस। भारतीयता मतलब हिंदुत्व, समाज की सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयता। संघ प्रमुख के इस बयान के कारण और मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत में मजहब के सहारे सियासत करने वाले कुछ नेताओं और दलों की नीतियों को समझना चाहिए, जिसमें तरह तरह का भ्रम और अफवाहें फैलाई जाती हैं। मुसलमानों को डरा हुआ बताया जाता है। भारत को बदनाम कौन कर रहा है? देखिए, कहा जाता है सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है, भारत को हिंदुत्व से खतरा है, भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, संघ मुसलमानों के खिलाफ है। ये सब डराने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मुसलमान डरेंगे तभी तो वोट बैंक बने रहेंगे, इसलिए डराना जरूरी है। डर खत्म तो दुकान खत्म। ये भ्रम फैलाया जाता है। मतलब फैलाता कौन है? जिसे मजहब की सियासत सूट करती है, जिसे राजनीति और सत्ता के लिए धर्म की बैसाखी की जरूरत होती है। उन्हें शायद इससे मतलब नहीं कि भारत में भ्रम और अफवाह फैलने का या फैलाने का असर यह है कि भारतीयों के बीच भेद पैदा हो रहा है, धर्म के आधार पर मतभेद बढ़ रहे हैं और बुराइयां इस तरीके से सामने आ रही हैं कि कहीं लिंचिंग हो रही है तो कहीं पॉलिटिकल किलिंग, कहीं कन्वर्जन ड्राइव चल रहा है तो कहीं रेडिकलाइजेशन चल रहा है। ये सब जो दुकान चलती है ना, उसका नतीजा होता है। और दुकान का नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान को हो रहा है, हमारे देशवासियों का हो रहा है, राष्ट्र के सम्मान का हो रहा है। और शायद इसी नुकसान की भरपाई की कोशिश में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, जिसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। मतलब उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान एकता का तो मतलब ही नहीं भाई, हिंदू मुसलमान तो एक हैं, भारतीय हैं, डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। मुसलमान अलग तरीके से ऊपर वाले को याद करते हैं, हिंदू अलग तरीके से, सिख अलग तरीके से, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सबका डीएनए एक है, सब भारतीय हैं, उनका डीएनए एक है और इसी हिंदुत्व के साथ सबको चलना है। लेकिन मोहन भागवत के बयान कई लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। उन्हें डर है कि कहीं धार्मिक भेदभाव पैदा करने वाली उनकी कोशिशें धाराशायी ना हो जाए। तो जो नफरत की दुकान वो लोग चला रहे हैं, इस पर ताला लग गया तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे सियासी रूप से।
समान पूर्वजों के वंशज हैं। और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। भारत एक है, भारतीय एक हैं, उनकी विरासत एक है और उस विरासत में हिंदुत्व की विचारधारा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में 5 बड़े बयान दिए। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मुसलमानों में संघ के डर का भ्रम फैलाया जा रहा है। भारत में धार्मिक आधार पर कोई दादागिरी नहीं हो सकती। अपनी बुराई के खिलाफ हिंदू खड़े होते हैं लेकिन मुसलमान नहीं, और लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं, आतताई हैं। भारत भूमि पर रहने वालों की भारतीयता और साझा विरासत की बात संघ की ओर से पहले भी की जा चुकी है, लेकिन गौ माता और मॉब लिंचिंग को लेकर पहली बार संघ प्रमुख ने स्पष्ट बयान दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। संघ प्रमुख के बयानों में से लिंचिंग वाले मुद्दे पर जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं। धर्म, मजहब, भ्रम और अफवाह की राजनीति करने वालों ने संघ प्रमुख के इन बयानों को दिखावटी करार दिया। डीएनए हमारा एक है, फिर इस तरह के क्यों बातें हो रही है? डीएनए हमारा एक है तो फिर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 92 को किसने शहीद किया? डीएनए अगर हमारा एक है तो फिर पीलू खान को किसने मारा? और पीलू खान के मारने वालों के अगर एक एक्यूज मरता है तो कौन जाकर उस पर फूल माला चढ़ाता है? जुनैद को भरी ट्रेन में मारा गया तो क्या डीएनए था जुनैद का? आसिफ को मारने के बाद बीजेपी का स्पोक्सपर्सन हरियाणा में महापंचायत में कहता है कि हम इनको मर्डर नहीं कर सकते, तो कौन से डीएनए? ये धूल झोंकने की बातें हैं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नेक नीयत नहीं है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ओवैसी को अखलाक से लेकर जुनैद तक के सारे नाम याद हैं, लेकिन बंगाल में मारे जा रहे लोगों के नाम याद नहीं आते, केरल में कत्ल किए जा रहे लोगों के नाम याद नहीं आते, और देश में इसी मौका परस्त मजहबी सियासत की बीमारी से लड़ने की जरूरत मोहन भागवत ने बताई है। एकता को बाधा लाने वाली, देश के हित को बाधा लाने वाली बातें होती है तो हिंदू के विरुद्ध हिंदू खड़ा होता है, लेकिन ऐसा हमको पता नहीं। मैं इतना ही कहता हूं कि ऐसी कोई बात हो गई तो मुस्लिम समाज का समझदार नेतृत्व ऐसे आतताई कृत्यों का निषेध कर रहा है, करता होगा अंदर, मुझे पता नहीं, बाहर नहीं आता है। यह भी एक प्रचार का ही खेल है। ओवैसी भले ही न माने कि देश के लोगों के बीच अविश्वास, अफवाह और भ्रम फैलाने की राजनीति 70 साल से होती आ रही है, और उसी का नतीजा अब दिख रहा है जब एक भारतीय को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में यह डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। लेकिन यह डर जो बिठाया जाता है उसके चलते और फिर से चक्का उल्टा घूमता है। उस चक्कर से बचना और बचाना ये हमको करना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने स्पष्ट किया कि भारत में हिंदू मुसलमान और जात पात की थ्योरी राजनीति के टूल तो हो सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्र कल्याण में बाधक है।
लेकिन देश में भ्रम, अफवाह और डर की राजनीति करने वाले अपराध के आरोपों और सरकार की कार्रवाई में भी धर्म का दृष्टिकोण ढूंढ लाते हैं। जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन इससे इनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम समाज में, जो ये ठीक नहीं है। भारत की सियासत में ऐसे ही बयानों से मजहबी जहर बढ़ता जा रहा है, कट्टरता बढ़ती जा रही है और उसके असर में कहीं हैदराबाद का कपड़ा कारोबारी दरभंगा की ट्रेन में ब्लास्ट कराने की कोशिश करता दिखता है, तो कहीं जामिया का उमर गौतम धर्मांतरण जिहाद के तहत मूक बधिर बच्चे बच्चियों का धर्मांतरण करने का आरोपी बन जाता है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नफरत की सियासी दुकान का असर कितना खतरनाक होता है ये नेताओं को समझ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार में दरअसल आज विरासत की सियासत में जोर आजमाइश का दिन रहा। दो तस्वीर आपके सामने। आज राष्ट्रीय जनता दल का आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस था। वहां 3 साल बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव ने संबोधित किया। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती भी थी। इस मौके पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। इन दोनों ही खबरों में एक तरफ भाई और भाई के बीच वर्चस्व की तस्वीर दिखी, तो दूसरी ओर चाचा और भतीजे के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग। लेकिन सबसे बढ़िया रहा लालू प्रसाद यादव का अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करना। दिल्ली में बैठे लालू ने पटना में क्या और कैसे बातें की, क्या क्या कहा, दिखाते हैं। पटना में गीत संगीत का कार्यक्रम था। लालू यादव की पार्टी 25 साल की हो चुकी थी। पिछले चुनावों में पोस्टर से गायब लालू की तस्वीर इस बार मंच पर दिख रही थी और उधर लालू यादव दिल्ली से ही दीप जलाकर अपनी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। लालू यादव कुर्सी पर बैठे थे, थोड़े कमजोर दिख रहे थे, लेकिन जब अपने कार्यकर्ताओं से जनता दल पार्टी की कहानी बतानी शुरू की तो अपने फॉर्म में दिखे। बहुत हम लोगों ने देखा है, बहुत चुनाव चिन्ह देखा है, चक्का मिला था, हम लोग नारा लगा देते, जेकरा हाथ में चक्का बा ऊपर जी पक्का बा। पुरानी बातें साझा करते हुए लालू यादव जनता दल के चक्र छाप वाले चुनाव चिन्ह की बातें कर रहे थे। लालू की बढ़ती उम्र और कमजोर सेहत देखकर कार्यकर्ताओं को लालू के पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वो विरोधियों पर लालू स्टाइल में हमलावर होते थे। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। लालू अपनी पार्टी की स्थापना के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे। इसे लालू और उनके समर्थक दोनों मिस कर रहे थे। प्रोग्राम को शुरू कर ही दिया है और आगे आप उसको बढ़ाइए। सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूँ। ये तो दिल्ली की कहानी थी, लेकिन पटना में कुछ और ही हुआ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का दर्द बातों ही बातों में सामने आ गया। लालू की पार्टी पर छोटे भाई तेजस्वी के कब्जे को लेकर तेज प्रताप कई बार सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आज फिर उन्होंने खुद को ही लालू का असली वारिस करार दिया। पिताजी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग, जो विरोधी लोग जो थे, सब मजाक उड़ाने का काम करते थे। उधर विरासत की सियासत में वंश के अंदर जंग की एक और तस्वीर पटना से लेकर हाजीपुर तक दिखी। रामविलास पासवान की जयंती पर उनके बेटे चिराग पासवान ने पटना से हाजीपुर तक की आशीर्वाद यात्रा निकाली। महंगी गाड़ियों के काफिले से लेकर घुड़सवार समर्थक तक चिराग की आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। चिराग के आशीर्वाद यात्रा का मकसद लोक जनशक्ति पार्टी पर पशुपति पारस के कब्जे को चैलेंज करना ही था। जरूरत नहीं है मुझे किसी को ताकत दिखाने की। यह आशीर्वाद यात्रा सिर्फ अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अब मेरे पास कोई और बचा नहीं है। ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। मैं किसी को ताकत दिखाकर क्या करूंगा? आज तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी वो हैसियत नहीं है
कि अभी मैं किसी और को जाकर मैं ताकत दिखाऊं। आज मुझे जनता के बीच जाकर सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है और आने वाले दिनों में बिहार के हर एक जिले से ये यात्रा होती हुई गुजरेगी। उधर खुद को लोक जनशक्ति पार्टी का असली नेता बताने वाले पशुपति पारस ने अलग से बड़े भाई रामविलास पासवान की जयंती मनाई। स्वर्गीय पासवान जी को अंबेडकर जी के बाद उनको सेकेंड अंबेडकर माना जाता था, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करें। रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर कब्जे के लिए अब भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच होड़ मची है। पशुपति पारस ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित कर रखा है। चिराग पासवान पशुपति पारस के दावे को खारिज कर रहे हैं। अब एलजेपी के समर्थकों की ताकत से ही तय होगा कि पार्टी पर चिराग की पकड़ है या पशुपति पारस की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात कोरोना की। आज से 2 महीने पहले देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर मचाया था कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। आपको याद होगा वो खौफनाक मंजर। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था, ऑक्सीजन नहीं थी। गंभीर मरीज आईसीयू के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक महामारी से लाचारी की कई कहानियां सामने आ रही थी। अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, तीसरी लहर आने की वार्निंग दी जा रही है। लेकिन पिछली गलतियों से क्या हमने कुछ सबक लिया? हम कुछ सीखते हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको गुस्सा भी आएगा, हैरानगी भी होगी। ये देखिए आप, ये मनाली की तस्वीर, मनाली के मॉल रोड की ये तस्वीरें हैं। भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ देखिए आप, चींटी रखने की जगह नहीं है, इतने लोग मॉल रोड पर। जैसे कोरोना था ही नहीं, कभी खत्म हो गया कोरोना और ना आने वाला है कोरोना। तीसरी लहर तो सब हवा हवाई है, कहां नहीं है। जबरदस्त लापरवाही कोरोना के प्रति। अभी ये तब है कि जब सेकेंड वेव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं है। ऐसे नहीं कि केसेस आने बंद हो गए हैं, अभी भी केसेस आ रहे हैं और थर्ड वेव की वार्निंग दी जा रही है। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए आप। इसको आप कह सकते हैं रिवेंज टूरिज्म। मतलब इतने समय तक जाने नहीं दिया गया ना, आप जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। रिवेंज टूरिज्म मतलब बदले का पर्यटन। पहले तो पर्यटन करने नहीं दिया जा रहा था भाई, हर जगह कर्फ्यू था, लॉकडाउन था। जैसे ही खुला तो सब अब रिवेंज टूरिज्म, इसको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। लंबे लंबे देखिए ट्रैफिक जाम है, ये देखिए आप, गाड़ियों की जहां तक निगाह जा रही है वहां तक नजर जाएगी, वहां तक गाड़ियां हैं। और मनाली हो, मसूरी हो, किसी भी हिल स्टेशन की आप बात करिए, इस वक्त ये हाल है। कोरोना के प्रति लोगों की गंभीरता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि जरा सा कम हुए, लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी। एक तरफ मनाली है तो दूसरी तरफ दिल्ली भी है, जहां दिल्ली के 3 मार्केट के व्यापारियों को सजा मिली है। जी हाँ, सजा। उन मार्केट में कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ तो प्रशासन ने मार्केट को ही बंद कर दिया। अब सवाल यह कि क्या मनाली में भी ऐसी ही सख्ती देखने को मिलेगी या मिल सकती है? ये भीड़ देख रहे हैं, आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। टॉप एंगल से ली गई इस तस्वीर में भीड़ देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि देश में कोरोना जैसी कोई चीज है भी या नहीं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल मनाली के सबसे मशहूर जगह मॉल रोड की यह तस्वीर। मॉल रोड की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है। उस तस्वीर में भी लोगों की भीड़ दिख रही है। भीड़ में लोगों के चेहरे पर मास्क भी दिख रहा है, जिससे यह साफ है कि यह तस्वीर कोरोना काल की है। दोनों ही तस्वीरें 3 जुलाई शाम की। रविवार को भी मॉल रोड पर भारी भीड़ थी। शनिवार के मुकाबले भीड़ कुछ कम थी, फिर भी संख्या अच्छी खासी थी। भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं था। लोग कोरोना के खतरे से बेखौफ होकर मनाली घूमने पहुंचे थे। रात तो रात, दिन में भी कई पर्यटक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे और जब उनसे मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने कैसी कैसी बेतुकी दलीलें दी।
पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पर्यटन का कारोबार जो है वो तब बढ़ेगा जब सैलानी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ड्रोन को एक बार फ्लाई करके ऊपर की तरफ लेकर जाए तो आपको तस्वीर समझ आ जाएगी कि इस वक्त पिछले साल मार्च महीने में, अप्रैल महीने में मॉल रोड पूरी तरीके से खाली पड़ा था जब लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो आप मास्क नहीं पहन रहे, अभी भी नहीं लग रहा आपको कि मास्क नहीं पहनना चाहिए? कोरोना है नहीं, कुछ कोरोना नहीं है? ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जरूरत नहीं है मास्क पहनने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपने भी मास्क नहीं पहना? नहीं, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से मास्क है नहीं, उधर कोरोना है ही नहीं, खत्म हो गया साढ़े दा। खत्म हो गया। इनकी बातें सुनकर और मनाली की तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी वही सवाल उठ रहा होगा जो हमारे मन में उठ रहा है। क्या कोरोना चला गया है? क्या तीसरी लहर का डर अब नहीं रह गया? महामारी में कमी आई तो लापरवाही बढ़ गई। मनाली की तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों को भी गुस्सा आया। ट्विटर यूजर्स ने कोरोना की गंभीरता को नजरअंदाज करने को लेकर तरह तरह के कमेंट किए। योगिता भयाना नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अभी होटल नहीं मिल रहे हैं, बाद में हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। नीति रॉय नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये कितना डरावना है और हम सब कितने ज्यादा लापरवाह हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पहले ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अब कहते हैं मनाली में होटल नहीं मिल रहे। मनाली की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम भी शेयर किए जा रहे हैं। जैक स्पैरो नाम के ट्विटर हैंडल ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा है, तीसरी लहर मनाली से आ रही है और कोरोना कह रहा है आखिर वो दिन आ ही गया। अनुराग के एस नाम के ट्विटर यूजर ने फिल्म हेरा फेरी की तस्वीर ट्वीट कर लिखा है, मनाली में भीड़ देखकर कोरोना कह रहा है मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 वेरिएंट साथ लेकर आऊंगा। कोरोना की दूसरी लहर में हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले घटने शुरू हुए तो वहां कोरोना नियमों में ढील दी गई। RT-PCR और ई पास की बंदिशें खत्म हुई, मैदान से सैलानियों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई। मनाली में भीड़ का अंदाजा वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से लगा लीजिए। अप्रैल और मई में यहां के होटल खाली थे, लेकिन अब होटल पूरी तरह बुक हैं। महामारी के दौरान कोई भी अपने घर से नहीं आया, टूरिस्ट कोई नहीं आया और मनाली सुनसान रहा। लेकिन अब वीकेंड्स में हमारे होटल्स पैक रह रहे हैं, जैम पैक रह रहे हैं, 100% ऑक्यूपेंसी रह रही है जी। और संभावना की जा रही है कि बिजनेस आगे आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली NCR के लोग तो वीकेंड का इंतजार करते हैं ताकि वो 2-3 दिनों के लिए ही सही हिल स्टेशन घुमाएं। कोरोना का खतरा कम क्या हुआ, लोग निकल पड़े पहाड़ों की ओर। कहने को तो मनाली में पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शाम होते होते सारी गाइडलाइंस भीड़ में गुम हो जाती हैं। मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि वे बिना मास्क सार्वजनिक स्थान पर ना घूमें, मास्क प्रॉपर पहने जिसमें आपके नाक मुंह ढके होने चाहिए, दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मॉल रोड या उसके आसपास जो भी सैलानी बिना मास्क के घूमते हुए पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस जो वो सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है। उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके चालान करके फाइन वसूला जा रहा है। 30 अप्रैल को जब मनाली में लॉकडाउन था तब की तस्वीरें देखिए, सड़कें कितनी सुनसान हैं, और जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो उसी मॉल रोड पर भीड़ देखिए। मनाली में कोरोना नियम तोड़ने वालों का चालान तो किया जा रहा है, लेकिन सख्ती तो दिल्ली से सीखनी चाहिए। दिल्ली के इन 2 सबसे बड़े मार्केट की तस्वीर देखिए, एक है लाजपत नगर और दूसरा है सदर बाजार। इन मार्केट में दुकानों पर ताले इसीलिए नहीं लटके क्योंकि यहाँ साप्ताहिक बंदी है, बल्कि यहाँ के व्यापारियों को कोरोना नियमों के उल्लंघन की सजा मिली है। लाजपत नगर की दुकानों को 24 घंटे के लिए, जबकि सदर बाजार की रुई मंडी को सजा के रूप में 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश है। ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए तो नई साजिश। कश्मीर में किराए के आतंकियों से हमला। ISI के इंस्ट्रक्शन पर
जम्मू कश्मीर में पार्ट टाइम आतंकी एक्टिव कर दिए गए हैं। सॉफ्ट टारगेट निशाना, मकसद डर फैलाना। एक न्यूज बनाने के लिए, शेयर सर्किट पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ से बदली रणनीति। जो आतंकवादी हैं ये हमले करने के बाद फिर से गायब हो सकते हैं। ये एक नए तरीके का हाइब्रिड तरीका है आतंकवाद को करने का। घाटी में हाइब्रिड आतंक। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंक के एक नए मॉड्यूल की, जिसमें शामिल आतंकवादियों की पुलिस और सुरक्षा बलों के पास कोई जानकारी नहीं। आतंक के इस नए मॉड्यूल को हाइब्रिड आतंक कहा जा रहा है और इसे पार्ट टाइम आतंक भी कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं क्यों। हाइब्रिड आतंक घाटी में सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें शामिल आतंकवादी पार्ट टाइम अपने आतंकी आकाओं का ऑर्डर मिलते ही सॉफ्ट टारगेट की हत्या कर देते हैं। इसके बाद आम आदमी की तरह ये लोगों के बीच जाकर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हाइब्रिड आतंकवादियों की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ी और अब पुलिस के सामने कश्मीर में हाइब्रिड आतंक के चक्रव्यूह को तोड़ने की बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। वो निहत्थे पुलिस वालों के पीछे से आएंगे। AK-47 या ग्रेनेड नहीं, पिस्टल उठाएंगे, गोली चलाएंगे और भाग जाएंगे। वो कश्मीर में बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाएंगे और फिर लोगों के ही बीच आसानी से छिप जाएंगे। पुलिस के रिकॉर्ड में ना तो इन दहशतगर्दों का नाम है, ना ही कोई तस्वीर, लेकिन आतंकी आकाओं के एक इशारे पर वो कश्मीर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकवादियों की ये नई साजिश है, जिसे नाम दिया गया है हाइब्रिड आतंक का। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए हमलों को कुछ ऐसे आतंकियों ने अंजाम दिया जिनके रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के पास नहीं थे। ये आतंकी हमले के लिए पिस्टल या छोटे मोटे हथियारों का इस्तेमाल कर भीड़ का फायदा उठा करके घटना की जगह से गायब हो जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पाया कि ISI के इंस्ट्रक्शन पर जम्मू कश्मीर में पार्ट टाइम आतंकी एक्टिव कर दिए गए हैं। इन पार्ट टाइम आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी भी कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है ये हाइब्रिड आतंक और किस तरह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए ये बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में श्रीनगर शहर सहित घाटी में सॉफ्ट टारगेट पर हमले बढ़े हैं और अधिकतर घटनाओं को पिस्तौल से लैस युवाओं ने अंजाम दिया है। और यही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवादी संगठनों के नए मोहरे हाइब्रिड आतंकी। ISI के इशारे पर कश्मीर में ये पार्ट टाइम आतंकी सक्रिय हुए हैं। सॉफ्ट टारगेट पर हमला करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। निहत्थे लोगों को ये हाइब्रिड आतंकी निशाना बनाते हैं। कारोबारी, गैर सुरक्षा प्राप्त नेता और बिना ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी इनका निशाना बनते हैं। इन युवाओं को भड़काकर पार्ट टाइम दहशतगर्दी के लिए तैयार किया जाता है। आतंकवादी संगठन नए नए तरीकों से हमले करने की साजिशें रच रहे हैं और इसी प्रक्रिया में अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने पार्ट टाइम टेररिस्ट को खड़ा करना शुरू किया है। पार्ट टाइम टेररिस्ट ऐसे युवा होते हैं कि जिनका की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती है और ये सामान्य सिविलियन की तरह से रहते हैं। ये पैसे और रोजगार की तलाश में रहते हैं और इन युवाओं को कहीं ना कहीं रेडिकलाइज्ड भी किया गया होता है। ये युवा रेडिकलाइज्ड माइंडसेट के हो सकते हैं और इनका संबंध कहीं न कहीं परोक्ष रूप से किसी आतंकवादी संगठन से हो सकता है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार ये हाइब्रिड आतंकी क्यों सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल बन गए हैं। किसी बड़े आतंकी संगठन से सीधे जुड़े उन आतंकवादियों पर नजर रखना खुफिया एजेंसियों के लिए आसान है जो अपने अपने घरों से बाहर चले गए हैं। पुलिस के पास ऐसे आतंकियों की तस्वीरें भी होती हैं और वो किस संगठन से जुड़े हैं इसकी जानकारी भी। ऐसे में इन पर कार्रवाई भी आसान हो जाती है। लेकिन पार्ट टाइम आतंकवादियों पर नजर रखनी मुश्किल है, क्योंकि आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं।
पुलिस की आतंकवादी सूचियों में इनके नाम भी मौजूद नहीं और AK-47 जैसे हथियारों के बजाय ये पिस्तौल और छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि उनको ये ढूंढना कि कौन हाइब्रिड टेररिस्ट है, कहाँ पे कैसे वो ऑपरेट कर रहा है, उसको ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आम लोगों के अंदर मेल्ट होते हैं, समाये हुए होते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आतंकवादी संगठनों को कभी ड्रोन टेरर तो कभी हाइब्रिड टेरर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका जवाब है भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, जो घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के साथ साथ सीमा पार बैठे उनके आकाओं को भी डरा रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बल सतर्क हैं। ऐसे में कोई भी आतंकवादी अगर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर निकलता है तो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन जाता है। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों को पहचान जाहिर होने के बाद इस बात का भी डर है कि भारतीय सेना सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन भी ले सकती है। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत के सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो बेहद सफल है। भारत के सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तान के एजेंसीज पर दबाव बना के रखे हुए हैं और किसी भी तरीके से पाकिस्तान के एजेंसीज को और उनके समर्थित आतंकवादी संगठनों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं। इसी वजह से ये नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हो, चाहे वो ड्रोन से हमले करने का तरीका हो, और वो पाकिस्तान के एजेंसीज दबाव में भी हैं। वो अपनी डिनाइबिलिटी को भी सुनिश्चित करना चाहती हैं ताकि भारत कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक ना कर सके। इसके अलावा कश्मीर में जिस तरह तेजी से अमन कायम हो रहा है, बौखलाए आतंकी अपना वजूद बचाने के लिए अलगाववाद के खिलाफ उठने वाली आवाज को भी बंद करना चाहते हैं और कारोबारी गतिविधियों को भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां आतंकवाद के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। इनका मकसद जो होता है वो यही होता है कि आम शांति को कैसे भंग किया जाए, पुलिस फोर्सेस को, गवर्नमेंट को कैसे कंफ्यूजन में डाला जाए, और कैसे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको टेंशन में लाया जाए, क्योंकि इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, यानी जहां सुरक्षा बलों के खिलाफ खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ये आतंकियों तक पहुंचाते हैं, वहीं साथ ही साथ बड़े आतंकियों के निर्देश पर ये खुद भी हमले को अंजाम देते हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस समेत जो देश की बाकी एजेंसियां हैं, अब ऐसे पार्ट टाइम आतंकियों के खिलाफ जानकारियां इकट्ठी कर रही हैं, जिससे इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर भी आतंक के इस नए मॉड्यूल पर है, क्योंकि पहले ये पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। इसके बाद उनके मुखबिर होने की अफवाह भी फैलाई जाती है। आतंकवादी संगठन ऐसा लोगों के बीच हमदर्दी पैदा करने के लिए करते हैं। जो हमारे पुलिस जो कर्मी है, शाम में जो ड्यूटी के बाद घर जाते हैं तो एज ए सिविलियन वो रहते हैं वहाँ पर, तो टेररिस्ट के लिए सॉफ्ट टारगेट है। टेररिस्ट ने उसको निशाना माराया, मार्टेड हो गए, और गलत एक रिमर फैलाया जाता है सिविलियन हो कि पुलिस वाले के बाद ये मुखबिर है, ये इन्फॉर्मर है, जो कि सरासर गलत है। साफ है, आतंकवाद की नई साजिश यानी हाइब्रिड आतंक सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा जरूर बन गया है, लेकिन आतंक के इस मॉड्यूल की उम्र भी बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि अब घाटी में सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें इन हाइब्रिड आतंकियों को ही तलाश कर रही हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। तो हाइब्रिड आतंक या पार्ट टाइम आतंकी आप इन्हें कह सकते हैं। आपके लिए समझना जरूरी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में पुलिस को पिछले कुछ दिनों में इन हाइब्रिड या पार्ट टाइम आतंकियों ने निशाना बनाया है। तो कुछ घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। 22 जून 2021, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या कर दी गई थी। उससे कुछ दिन पहले 17 जून 2021 श्रीनगर के सैदपुर इलाके में पुलिसकर्मी को गोली मारी गई थी। 27 जून 2021 पुलवामा में पूर्व एसपीओ, न सिर्फ पूर्व एसपीओ बल्कि उनकी पत्नी और बेटी की भी हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती कि इन हाइब्रिड आतंकियों तक पहुंचे, इन पार्ट टाइम आतंकियों तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक इनका कोई डेटा मौजूद नहीं है और ये आतंकी वारदात को अंजाम देकर एक साधारण सी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। अब देशहित में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली में पकड़े गए एक कार चोर गिरोह के तार कश्मीर के आतंक से जुड़ते दिखते हैं।
दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कार चोर गिरोह को पकड़ा है जो दिल्ली से कार चोरी करता था और कश्मीर में जाकर बेचता था। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस गिरोह में शामिल बारामूला का रहने वाला शौकत दिल्ली से कार लेने के लिए फ्लाइट से आया करता था और अब तक कश्मीर में 100 से ज्यादा चोरी की कार सप्लाई कर चुका है। शौकत इसलिए भी एजेंसियों के रडार पर आ गया क्योंकि उसके फोन से एक नहीं बल्कि कई आतंकियों की तस्वीरें बरामद हुई। दिल्ली में कार चोरी, कश्मीर से कनेक्शन, कार चोर के फोन में आतंकी की तस्वीर, दिल्ली की कार, कश्मीर में आतंकी साजिश। आपको तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में मौजूद 2 कार चोर दिख रहे हैं। सामने कारों की 100 से ज्यादा नकली नंबर प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। कारों से निकाले गए पार्ट्स नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने कार चोरों का कोई गिरोह पकड़ा है। लेकिन जब आपको मालूम चलेगा कि कार चोरी के आरोप में पकड़ा गया शौकत अहमद कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है और इसके मोबाइल फोन में आतंकवादियों और ड्रोन की फोटो मिली है, तो मामला सिर्फ कार चोरी का नहीं रह जाता, क्योंकि सीआरपीएफ जवानों के ऊपर पुलवामा में हुआ हमला एक गाड़ी से ही अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस की टीम शौकत अहमद से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जो आप देख रहे हैं टी शर्ट जिसने पहन रखा है यही शौकत अहमद है, जो कि कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है और इसी से ही आईबी की टीम ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार में जो गाड़ियां दिल्ली से कश्मीर में बेची जा रही थी उनका मकसद क्या था, क्या उसके पीछे कोई आतंकी साजिश थी। और इसके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें से 3 आतंकियों की तस्वीरें भी मिली हैं। चलिए अब आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं। दिल्ली पुलिस ने बड़ा कार चोर गैंग पकड़ा जो चोरी की गई गाड़ियों को दिल्ली से कश्मीर सप्लाई करता था। पुलिस की गिरफ्त में आया शौकत कश्मीर के बारामूला का और जुबैर उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। इनके पास से कार चोरी करने का सामान और चोरी की 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं और करीब 100 नकली नंबर प्लेट्स भी इनके पास से मिली हैं। शौकत को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो चोरी की कार को कश्मीर लेकर जा रहा था। कार चोर शौकत की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो चोरी की कार को लेने भी कश्मीर से दिल्ली फ्लाइट से आ जाया करता था। ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहा है जी, पर ये इस महीने गए महीने में ही करीबन 5-6 बार दिल्ली आया है और हर बार ये गाड़ी लेके जाता था। मामला कश्मीर से जुड़ा तो कार चोर गिरोह से पूछताछ करने बड़ी एजेंसियां भी पहुंच गईं। इसके बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। शौकत के फोन से कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की फोटो मिली। शौकत के फोन से ड्रोन की फोटो भी मिली। शौकत कई गाड़ियां कश्मीर के अलग अलग इलाके में भेज चुका है। गिरफ्तारी के वक्त भी वो कार लेकर कश्मीर जा रहा था। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के अलावा आईबी ने भी शौकत से पूछताछ की है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार में इसके मोबाइल में वो तस्वीरें कहां से आई हैं, क्या मकसद था, किसने भेजी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ में अब जम्मू कश्मीर से सीआईडी की टीम भी इससे पूछताछ कर रही है और ये पूरा जो जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक ये कश्मीर में कितनी गाड़ियां बेच चुका है, किन लोगों को इसने गाड़ी दी है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या ये गाड़ियां जो हैं आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो रही थी। जानकारी के मुताबिक शौकत दिल्ली एनसीआर से चोरी की गई करीब 100 गाड़ियों को आतंकवाद को लेकर संवेदनशील इलाकों बारामूला, सोपोर, पुलवामा और अनंतनाग में बेच चुका है। अब सवाल उठता है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल कश्मीर में कौन कौन कर रहा है और जिन आतंकवादियों और ड्रोन की फोटो शौकत के फोन से मिली है उनसे शौकत का क्या संबंध है। देखिए उसके फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आगे सामने आती हैं बताएंगे। पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार की मदद से सीआरपीएफ पर आत्मघाती हमला किया था। ऐसे में इस बात की पड़ताल बेहद जरूरी है, क्या इस बार दिल्ली से कार चुराकर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही। दिल्ली में आए, वहां से कारें चुराई और भगा के वो कश्मीर की तरफ ले गए। ये लोग नए नए तरीके ला रहे हैं, उनको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो मुहिम है कश्मीर को
विकास के रास्ते के ऊपर लाने में उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के ये खड़े हुए। कुल मिलाकर पुलवामा जैसा हमला देख चुकी एजेंसियां कश्मीर से जुड़े किसी भी मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती। ऐसे में माना जा रहा है शौकत से पूछताछ के बाद एजेंसियों को किसी बड़ी साजिश की जानकारी भी मिल सकती है। आईबी की टीम पहुंची थी, उन्होंने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं जसमीत सिंह, उन्होंने भी करीब इससे 2 घंटे तक पूछताछ की है और पूरा जानने की कोशिश की है कि इसके साथ में कितने और लोग शामिल हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो काफी गंभीर ये मामला और सुरक्षा एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.